अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। हम्म। ये जो फोकस करने की क्षमता होती है, हम्म। क्या ये कोई नेचुरल टैलेंट है? हम्म। मतलब कुछ लोगों में बस होती है और कुछ में नहीं, या फिर इसे जिम में मसल्स बनाने की तरह डेवलप किया जा सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं, हम्म। वो एक बहुत ही मतलब हैरान करने वाली बात कहते हैं। हम्म। वो कहते हैं कि फोकस कोई स्किल है ही नहीं। अच्छा। हाँ, बल्कि ये हमारे दिमाग की एक खास, एक न्यूरोलॉजिकल अवस्था है। जी। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे गायत्री मंत्र के पीछे की न्यूरोबायोलॉजी की। हम्म। हमारे सोर्सेज दावा करते हैं कि ये मंत्र अकादमिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए हमारे दिमाग को सचमुच रिवायर कर सकता है। रीवायर, ये एक बहुत बड़ा शब्द है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक या प्राचीन ज्ञान की बात नहीं है, हम्म। बल्कि इसके पीछे प्रमाणित न्यूरोसाइंस है। साइंस के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करना है। हाँ, और देखना है कि क्या ये वैज्ञानिक जांच पड़ताल के सामने टिक पाता है या नहीं। बिल्कुल। क्योंकि इस तरह के विषयों पर अक्सर दो ही तरह की बातें होती हैं। या तो आंख बंद करके विश्वास कर लिया जाता है, या फिर उसे पूरी तरह खारिज कर दिया जाता है। एग्जैक्टली हमारा काम इन दोनों से अलग है। हम सोर्सेज में दिए गए दावों को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। उनके पीछे के जैविक तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि आईआईटी दिल्ली जैसे संस्थानों के आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण इस बारे में क्या कहते हैं। मतलब हम यहाँ किसी चीज को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस ये समझने के लिए है कि सोर्स के मुताबिक ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। बिल्कुल सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्स में जो पहली चीज है जिसने मेरा ध्यान खींचा, वो एक बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल कीबोर्ड। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। हमारे मुंह के अंदर एक बायोलॉजिकल कीबोर्ड, इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत ही दिलचस्प मेटाफरा है जो सोर्स इस्तेमाल करता है। देखिए, सोर्स का तर्क ये है कि गायत्री मंत्र का जाप केवल कुछ शब्दों को बोलना या दोहराना नहीं है। अच्छा। ये एक फिजिकल, एक मैकेनिकल प्रक्रिया है। सोर्स के मुताबिक इस मंत्र में 24 अक्षर या शब्दांश है और यहाँ ये दावा किया गया है कि जब इन 24 अक्षरों का सही तरीके से उच्चारण किया जाता है तो हमारी जीभ मुंह के ऊपरी हिस्से यानी तालू पर 24 बहुत ही सटीक प्रेशर पॉइंट्स को छूती है। 24? इतने सारे? जी, 24। हर अक्षर एक खास बिंदु को सक्रिय करता है। आप इसे एक तरह का सोनिक एक्यूप्रेशर कह सकते हैं। सोनिक एक्यूप्रेशर? ये सुनने में तो बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है, पर मेरा एक सवाल है। पूछिए। ये इतना सटीक कैसे हो सकता है? मतलब अगर किसी ने एक शब्द का उच्चारण थोड़ा सा भी गलत कर दिया तो क्या तब ये पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। सोर्स के लॉजिक के अनुसार यहाँ सटीकता ही सबसे जरूरी है। अच्छा। ये शब्दों के अर्थ से ज्यादा उनकी ध्वनि और कंपन की फ्रीक्वेंसी पर आधारित हैं। तो हाँ, सही उच्चारण महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो इन कीज को दबाने से होता क्या है? अब इन कीज को दबाने से होता क्या है? सोर्स का कहना है कि जब ये 24 प्रेशर पॉइंट्स एक खास क्रम में उत्तेजित होते हैं तो वो सीधे एक ग्रंथि को संकेत भेजते हैं, जिसे प्राचीन ग्रंथों में मेधा ग्रंथि कहा गया है। मेधा ग्रंथि? मैंने आज की किसी एनाटॉमी की किताब में तो ये नाम नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा होगा। क्या ये आधुनिक विज्ञान में पहचानी गई कोई ग्रंथि है? और यहीं पर प्राचीन शब्दावली और आधुनिक जिज्ञासा का मिलन होता है। आप सही हैं, आपको मेधा ग्रंथि नाम किसी आधुनिक मेडिकल टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। तो फिर ये है क्या? सोर्स जिस चीज का जिक्र कर रहा है वो शायद हमारे लिम्बिक सिस्टम में मौजूद ग्रंथियों और न्यूरल पाथवे का एक नेटवर्क है। जैसे कि पिट्यूटरी या पीनियल? हो सकता है इसमें पिट्यूटरी या पीनियल ग्रंथियां शामिल हो सकती हैं। सोर्स का दावा है कि मंत्र के विशिष्ट कंपन इस पूरे क्षेत्र को उत्तेजित करते हैं। और इसी क्षेत्र को वो सुपर लर्निंग का प्रवेश द्वार कहते हैं। जी, और ये एक बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब है कि ये ग्रंथि हमारी सीखने और जानकारी को बनाए रखने की क्षमता को असाधारण रूप से बढ़ा सकती है। सुपर लर्निंग का प्रवेश द्वार, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। मतलब एक बार पढ़कर सब कुछ याद रख लेने की क्षमता। कुछ वैसा ही। इसी बात को पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का एक उद्धरण और मजबूत करता है, जो सोर्स में दिया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। उन्होंने कहा था, गायत्री मंत्र का गुंजन मस्तिष्क के उन सुप्त केंद्रों को जगाता है जहां मनुष्य की अनंत शक्तियां सोई हुई हैं। अनंत शक्तियां। तो मतलब ये सिर्फ रट्टा लगाने या मेमोरी तेज करने की बात नहीं है। ये तो दिमाग की उन पावर्स को अनलॉक करने जैसा है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। बिल्कुल।
और जो बात यहाँ आकर्षक है वो ये है कि ये प्राचीन ज्ञान एक बहुत ही ठोस, एक फिजिकल क्रियाविधि का वर्णन कर रहा है। ये हवा में की गई बात नहीं लग रही। नहीं, ये एक कारण और प्रभाव का संबंध बता रहा है। ध्वनि का कंपन, तालु पर दबाव और फिर एक विशिष्ट न्यूरल क्षेत्र की सक्रियता। तो ये पारंपरिक आध्यात्मिकता और न्यूरोबायोलॉजी के बीच एक पुल बनाने जैसा है। बिल्कुल, जो इसे आधुनिक जांच के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विषय बनाता है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल कीबोर्ड और ये मेधा ग्रंथि का आइडिया दिलचस्प तो है, लेकिन सच कहूं तो ये थोड़ा अविश्वसनीय भी लगता है। स्वाभाविक है। मेरा मतलब है, क्या इसका कोई आधुनिक कोई ठोस सबूत है? क्या कभी किसी ने इसे लैब में टेस्ट करके देखा है कि दिमाग में सच में कुछ होता भी है या नहीं? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, क्योंकि बिना सबूत के ये सिर्फ एक थ्योरी ही रह जाती है। जी। और यहीं पर सोर्स हमें 2017 में आईआईटी दिल्ली में हुए एक शोध की ओर ले जाता है। आईआईटी दिल्ली? जी। इस स्टडी को इस क्षेत्र में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है, क्योंकि इसने इन दावों को आधुनिक तकनीक की कसौटी पर परखा। ये तो बहुत विश्वसनीय नाम है। तो उन्होंने क्या तकनीक इस्तेमाल की थी? उन्होंने एफएमआरआई का इस्तेमाल किया, जिसका पूरा नाम है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एफएमआरआई, ठीक है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये दिमाग का एक लाइव वेदर मैप जैसा है। लाइव वेदर मैप? हाँ, ये दिखाता है कि दिमाग के किस हिस्से में खून का प्रवाह बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि वो हिस्सा ज्यादा सक्रिय हो रहा है, ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा है। तो उन्होंने प्रतिभागियों को मंत्र जाप करते समय एफएमआरआई मशीन के अंदर रखा? एग्जैक्टली। और उनके दिमाग में होने वाले बदलावों को रियल टाइम में मैप किया। और नतीजे क्या निकले? क्या दिमाग में कोई हलचल हुई? नतीजे बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली थे। अच्छा। एफएमआरआई स्कैन्स ने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे हम शॉर्ट में पीएफसी कहते हैं, में खून के प्रवाह में एक बहुत बड़ी और लगातार वृद्धि दिखाई। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पीएफसी। जी। अब ये जानना जरूरी है कि पीएफसी इतनी बड़ी बात क्यों है। पीएफसी को अक्सर दिमाग का सीईओ या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। दिमाग का सीईओ? इसका क्या मतलब हुआ? सोचिए कि आपका दिमाग एक बहुत ही क्रिएटिव लेकिन थोड़ा अस्त-व्यस्त स्टार्टअप कंपनी है। ठीक है। हर कोई अपने अपने आइडियाज चिल्ला रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन है, कोई चिंता है, सब कुछ एक साथ हो रहा है। जाना पहचाना सा लग रहा है। पीएफसी वो सीईओ है जो कमरे में आता है और कहता है, शांत हो जाओ, मार्केटिंग टीम तुम इस पे ध्यान दो, इंजीनियरिंग टीम तुम ये बनाओ, बाकी सब शोर बंद करो। वाह। पीएफसी ही है जो हमारे कार्यकारी कार्यों यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को संभालता है, जैसे कि योजना बनाना, निर्णय लेना, ध्यान केंद्रित करना और फालतू की चीजों को नजरअंदाज करना। तो एक स्टूडेंट के लिए यही वो चीज है जो उसे सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन को अनदेखा करके पढ़ाई पर ध्यान लगाने में मदद करती है। बिल्कुल। तो जब एमएमआर स्कैन में पीएफसी में खून का प्रवाह बढ़ता हुआ दिखा, इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग का सीईओ अपनी कुर्सी पर आकर पूरी ताकत से काम करने लगा है। वाह, ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है। इसका सीधा मतलब है कि दिमाग का वो हिस्सा जो सीखने, फोकस करने और जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे जरूरी है, उसे ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा ऊर्जा मिल रही है। तो ये सिर्फ ज्यादा मेहनत से पढ़ने की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिमाग के हार्डवेयर को ही बेहतर बनाने जैसा है, ताकि वो जानकारी को ज्यादा तेजी से और कुशलता से प्रोसेस कर सके। तो ये उस प्राचीन दावे को एक आधुनिक वैज्ञानिक आधार देता है। जी, कि ये अभ्यास मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है। यहाँ पर ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका मतलब है कि मंत्र का प्रभाव केवल एक मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक स्तर पर नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक मापने योग्य, एक शारीरिक परिवर्तन ला रहा है। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप बेहतर फोकस कर पा रहे हैं। आपका दिमाग सचमुच एक अलग तरीके से काम कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये व्यक्तिपरक मतलब सब्जेक्टिव महसूस करने से हटकर वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव डेटा की ओर एक कदम है। और एक छात्र की सफलता के लिए इसके बहुत बड़े मायने हैं। बहुत बड़े। एक सक्रिय पीएफसी का मतलब है बेहतर एकाग्रता, जटिल विषयों को आसानी से समझने की क्षमता और पढ़ी हुई जानकारी को लंबे समय तक याद रख पाना। ठीक है, तो दिमाग के हार्डवेयर यानी पीएफसी को तो एक जबरदस्त बूस्ट मिल गया, लेकिन हमारी मानसिक सॉफ्टवेयर का क्या?
मतलब हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, हमारी मानसिक स्थिति, क्या उस पर भी कोई असर पड़ता है? बिल्कुल। और कहानी का अगला हिस्सा शायद सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी है। अच्छा। सोर्स हमें एक और गहरे स्तर पर ले जाता है, हमारे मस्तिष्क की तरंगों यानी ब्रेन वेव्स में होने वाले बदलाव पर। ब्रेन वेव्स। जी, अगर पीएफसी दिमाग का सीईओ है तो ब्रेन वेव्स उस ऑफिस का माहौल है। ऑफिस का माहौल मतलब? सोर्स के अनुसार ज्यादातर छात्र और शायद हम में से कई लोग आमतौर पर बीटा अवस्था में रहते हैं। बीटा अवस्था। इस अवस्था को आप एक तनावपूर्ण शोरगुल वाले ऑफिस जैसा समझ सकते हैं। आपके दिमाग में 20 ब्राउजर टैब खुले हैं, ईमेल की नोटिफिकेशन आ रही हैं, फोन बज रहा है और आप एक साथ 10 चीजों के बारे में चिंता कर रहे हैं। हाँ, किसी एक चीज पर ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन है। पढ़ाई के लिए ये सबसे खराब मानसिक अवस्था है। मैं इस फीलिंग को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो सोर्स का दावा है कि ये अभ्यास इस अराजकता को बदल सकता है। हाँ, और ये बदलाव बहुत गहरा है। सोर्स कहता है कि केवल 10 मिनट का दैनिक अभ्यास। सिर्फ 10 मिनट? जी। सिर्फ 10 मिनट ये दिमाग को उन अराजक बीटा तरंगों से निकालकर दो बहुत ही फायदेमंद अवस्थाओं में ले जाता है, अल्फा और गामा। अल्फा और गामा? ये उस शोरगुल वाले ऑफिस से निकलकर एक शांत व्यवस्थित लाइब्रेरी में जाने जैसा है, जहां आप वास्तविक रूप से सोच सकते हैं। अल्फा और गामा, ये क्या है? क्या ये बीटा से बेहतर है? बहुत बेहतर। आइए इन्हें समझते हैं। अल्फा तरंगे फ्लो स्टेट से जुड़ी होती हैं। फ्लो स्टेट, जैसे कोई खिलाड़ी जोन में होता है। बिल्कुल, ये वो जादुई स्थिति है जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और आपको समय का पता ही नहीं चलता। आप शांत होते हैं लेकिन पूरी तरह से सतर्क और केंद्रित भी। और फिर आती हैं गामा तरंगे, जो और भी उच्च स्तर की हैं। ये हाई लेवल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और उन यूरेका मोमेंट से जुड़ी हैं। यूरेका मोमेंट्स? हाँ, जब अचानक किसी जटिल समस्या का समाधान दिमाग में कौंध जाता है। ये पीक परफॉर्मेंस और गहरी अंतर्दृष्टि की अवस्था है। तो आप कह रही हैं कि 10 मिनट का अभ्यास मुझे डेडलाइन के तनाव से निकालकर यूरेका मोमेंट तक ले जा सकता है? सोर्स का दावा तो यही है। काश मेरे कॉलेज के प्रोफेसरों ने मुझे ये बताया होता। ये वस्तुतः दिमाग को तनाव की स्थिति से निकालकर प्रतिभा की स्थिति में ले जाने जैसा है। ये सिर्फ शांत महसूस करने के बारे में नहीं है। तो ये बेहतर सोचने के बारे में? बेहतर सोचने, गहरे कनेक्शंस बनाने और अपनी उच्चतम क्षमता पर प्रदर्शन करने के बारे में है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बदलाव सचेत प्रयास से होता है। ये हमें हमारे अपने न्यूरोलॉजी पर एक स्तर का नियंत्रण देता है। बिल्कुल, जो एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हम केवल अपनी मानसिक अवस्थाओं के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, हम उन्हें सक्रिय रूप से आकार दे सकते हैं। चलिए, तो अब तक की हमारी इस चर्चा को एक बार जल्दी से समेटते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। जी। हमने अपनी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही अजीब से आइडिया से की, बायोलॉजिकल कीबोर्ड। हाँ। जहां मंत्र के 24 अक्षर हमारे तालू पर 24 प्रेशर पॉइंट्स को सक्रिय करते हैं। फिर हमने देखा कि ये प्रक्रिया मेधा ग्रंथि नाम के एक न्यूरल नेटवर्क को उत्तेजित करती है, जिसे सोर्स सुपर लर्निंग का प्रवेश द्वार कहता है। बिल्कुल। इसके बाद हम आधुनिक विज्ञान की ओर बढ़े और आईआईटी दिल्ली के एफएमआरआई शोध को देखा। जी, जिसने साबित किया कि इस अभ्यास से दिमाग के सीईओ यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में खून का प्रवाह काफी बढ़ जाता है, जिससे फोकस और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। और आखिर में हमने ब्रेन वेव में होने वाले अविश्वसनीय बदलाव को समझा। हाँ, कैसे दिमाग तनावपूर्ण बिखरी हुई बीटा अवस्था से निकलकर शांत और केंद्रित अल्फा और फिर उच्च प्रदर्शन वाली गामा तरंगों की स्थिति में चला जाता है। ये सब मिलकर एक बहुत ही सम्मोहक तस्वीर पेश करता है। ये दिखाता है कि एक प्राचीन अभ्यास के पीछे एक जटिल और मापने योग्य न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया हो सकती है। तो सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ विश्वास या आस्था का मामला नहीं है। नहीं, बल्कि इसके ठोस, देखे जा सकने वाले शारीरिक प्रभाव है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का सार सोर्स के एक अंतिम प्रेरक उद्धरण में छिपा है। कौन सा? जो कहता है, विद्यार्थी जीवन की सफलता केवल बुद्धि की तीव्रता पर नहीं, बल्कि एकाग्रता की गहराई पर निर्भर करती है। बहुत खूब। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ होशियार होना ही काफी नहीं है। उस होशियारी को एक जगह पर केंद्रित करने की क्षमता उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सोर्स इसे केवल एक थ्योरी के रूप में नहीं छोड़ता, ये एक व्यवहारिक कदम भी सुझाता है। वो 10 मिनट प्रोटोकॉल?
जी, सोर्स में 10 मिनट प्रोटोकॉल का उल्लेख किया गया है, जो इन सभी न्यूरोलॉजिकल लाभों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस, करने योग्य अभ्यास के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये इसे सिर्फ जानकारी से निकालकर एक ऐसे उपकरण में बदल देता है जिसका उपयोग किया जा सकता है।